एसएसटी का 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन गांधी जी के असहयोग आंदोलन के हिस्सा थे? ऑप्शन ए खेड़ा गुजरात के पाटीदार किसान आंदोलन। ऑप्शन नंबर 2 पंजाब के घूसखोर महंतों के खिलाफ अकाली आंदोलन। नंबर 3 गुजरात में नमक सत्याग्रह। नंबर 4 आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले के गरीब किसान और जनजातियों द्वारा वन सत्याग्रह। निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनें। ऑप्शन ए 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी केवल 1 और 3 सही है। ऑप्शन सी केवल 1 और 2 3 सही है। ऑप्शन डी केवल 1 3 और 4 सही है। इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन 12, 1905 के बंगाल विभाजन के बाद के स्वदेशी आंदोलन को भारत के किस क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया है? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी आंध्र, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी पंजाब। इसका आंसर होगा आंध्र। एक्सप्लेनेशन, 1905 के बंगाल विभाजन के बाद के स्वदेशी आंदोलन को भारत के आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया। यह गांधीवादी आंदोलन के बाद सबसे सफल आंदोलन था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य का समाप्त करना और भारतीयों को आर्थिक स्थिति में सुधार करना था। यह आंदोलन 1911 में समाप्त हो गया था। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए 1950 में भारत सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया। सही। ऑप्शन बी 1950 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई जिसमें कृषि तथा उपभोक्ता वस्तु उद्योगों पर पर्याप्त जोर दिया गया। ये ऑप्शन बी गलत। इसका आंसर ऑप्शन ए तथा बी दोनों सही है, गलत। ऑप्शन बी ए तथा बी दोनों गलत है, गलत। ऑप्शन सी ए सही है किंतु बी गलत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन, 1950 में भारत सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया। स्वतंत्रता के बाद भारत ने सरकारी योजनाएं बनाने का एक औपचारिक मॉडल अपनाया और इसके तहत योजना आयोग जो सीधे भारत के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता था का गठन 15 मार्च 1950 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया। योजना आयोग का नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 1956 में तैयार द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ साथ तीव्र औद्योगिकरण था। अतः कथन ए सही है किंतु बी गलत है। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से ज्योतिराव फूले पर कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए फूले ने ईसाई मिशनरी स्कूलों में पढ़ाई की थी। सही। ऑप्शन बी ब्राह्मणों के श्रेष्ठ होने के दावों पर खुलकर हमला किया था। ये भी सही। सी उन्होंने कहा कि आर्य विदेशी थे। ऑप्शन डी वह अपने समय के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के आलोचक थे। सही। उन्होंने अपनी किताब गुलामगिरी दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद विरोधी संघर्ष को समर्पित किया। ये भी सही। सॉरी ई सही नहीं है।
उन्होंने अपनी फिल्म किताब गुलामगिरी दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद विरोधी संघर्ष को समर्पित किया। ये सही नहीं है। इसका सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए बी सी डी ये सही है। इसका आंसर होगा ए। एक्सप्लेनेशन। ज्योतिराव फूले पर निम्न कथन सत्य है। फूले ने ईसाई मशीनरी स्कूलों में पढ़ाई की थी। ऑप्शन बी, उन्होंने ब्राह्मणों को श्रेष्ठ होने के दाव पर खुलकर हमला किया था। उन्होंने कहा था कि आर्य विदेशी थे। वह आने अपने समय के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के आलोचक थे। दबे हुए वर्गों के लिए दलित शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले उनके द्वारा किया गया था। ज्योतिराव फूले गैर ब्राह्मण आंदोलन के प्रारंभिक नेताओं में से एक है। क्वेश्चन 15। एक रोल प्ले में सौर मंडल के ग्रहों को एक सही आकार में दर्शाने के लिए एक शिक्षक दो समान कद और वजन के छात्रों को चुनता है। निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रहों का अभिनव वे कर सकते हैं? ऑप्शन ए बुध और शुक्र, ऑप्शन बी शनि और पृथ्वी, ऑप्शन सी पृथ्वी और चंद्रमा, ऑप्शन डी पृथ्वी और शुक्र। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी पृथ्वी और शुक्र। एक्सप्लेनेशन। एक रोल प्ले में सौर मंडल के ग्रहों को सही आकार में दर्शाने के लिए एक शिक्षक दो समान कद और वजन के छात्रों को चुनता है। दिए गए ग्रहों में से पृथ्वी शुक्र दो ग्रहों का अभिनव वे कर सकते हैं। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में है, जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल। बुध अर्थात सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति एवं सबसे छोटा ग्रह बुध है। क्वेश्चन 16। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा एक काल्पनिक रेखा है। सही। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। ये भी सही। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी केवल बी सही है। ऑप्शन सी दोनों सही है। ए और बी दोनों सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में सत्य कथन निम्न है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा काल्पनिक रेखा है। सही। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के दोनों ओर के समय का अंतर ठीक 12 घंटे है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीचों बीच 180 डिग्री यामोत्तर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। इस प्रकार ए तथा बी दोनों कथन सही है। क्वेश्चन 17। यदि 60 डिग्री पश्चिम देशांतर पर 10 पूर्वाह्न है तो ग्रीनविच पर क्या समय होगा? ऑप्शन ए सुबह के 2 बजे और 2 बजे पूर्वाह्न। ऑप्शन बी 2 बजे, शाम के 2 बजे और दोपहर के 2 बजे तक। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन देखिए जी। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, जिसका अर्थ है प्रति घंटा यह 15 डिग्री, मतलब 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। 1 प्रति 4 मिनट में, मतलब 1 डिग्री 4 मिनट में घूमती है। इस प्रकार दिए गए प्रश्न में ग्रीनविच के 60 डिग्री पश्चिम में स्थित देशांतर पर समय 4 गुना 60 बराबर 240 मिनट पीछे हो गया। मीटर को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग करें। 240 को 60 से भाग के 4 घंटा आ गया। 60 पश्चिम देशांतर पर 10 पूर्वाह्न दिया है तो जीएमटी पर 10 + 4 घंटा बराबर 2 बजे अपराह्न होगा। क्वेश्चन 18। अगर आप 0 डिग्री अक्षांश पर हैं तो आप कहाँ खड़े होंगे? ऑप्शन ए इक्वेटर पर, विषुवत वृत्त पर। ऑप्शन बी
नॉर्थ पोल पर, उत्तरी ध्रुव पर। ऑप्शन सी ट्रॉपिकल ऑफ कोऑपरेशन पर, मकर रेखा पर। ऑप्शन डी अंटार्कटिक सर्कल, दक्षिण ध्रुव वृत्त पर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए विषुवत वृत्त रेखा पर। एक्सप्लेनेशन। अगर आप 0 डिग्री अक्षांश पर हैं तो आप विषुवत वृत्त पर खड़े होंगे। वह काल्पनिक वृत्त जो पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण गोलार्ध के 2 बराबर भागों में बांटती है विषुवत वृत्त कहलाता है। यह पृथ्वी पर स्थित है, जहाँ सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है और सर्वत्र दिन एवं रात बराबर होते हैं। 23 सितंबर एवं 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। अब देखिए ग्लोब पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव 66.5 उत्तरी ध्रुव, कर्क रेखा कितना होगा 82.5 और यो विषुवत रेखा 0 डिग्री और मकर रेखा 23.5 दक्षिणांत और दक्षिण ध्रुव 66.5 डिग्री। क्वेश्चन 19। प्राकृतिक पर्यावरण के 4 क्षेत्र हैं। इनमें से 2 वायुमंडल और जैवमंडल हैं, बाकी दोनों हैं। ऑप्शन ए जलमंडल और मध्यमंडल, ऑप्शन बी जलमंडल और स्थलमंडल, ऑप्शन सी स्थलमंडल और मध्यमंडल, ऑप्शन डी स्थलमंडल और समताप मंडल। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जलमंडल और स्थलमंडल। एक्सप्लेनेशन। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के 4 क्षेत्र हैं, वायुमंडल, जैवमंडल एवं जलमंडल और स्थलमंडल। इनमें से स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी स्रोत है। जल क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि और पृथ्वी के चारों तरफ फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। क्वेश्चन 20। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में सही है? इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। इन वनों में वृक्ष अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। ऑप्शन सी इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण वृक्ष साल, सागुन और शीशम है। इन वनों को मानसून वन भी कहते हैं। सही विकल्प का चयन करें। इसका ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी ए और सी, ऑप्शन सी बी और डी, ऑप्शन डी सी डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए और बी। एक्सप्लेनेशन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन एक ऐसा क्षेत्र होता है जो भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर में लगभग 28 डिग्री के भीतर होता है। वे एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और प्रशांत महासागरीय पर पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में सही कथन निम्न है। इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। इन वनों में वृक्ष प्राय अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं, अतः केवल ए और बी दोनों सही है। वर्षा वन उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु समूह से संबंधित है। क्वेश्चन 21। अमेजन बेसिन के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए नील नदी इस प्रदेश से होकर बहती है। ऑप्शन बी यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों में ही समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है। ऑप्शन सी रात के समय तापमान थोड़ा कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता उच्च बनी रहती है। इसका आंसर बी और सी दोनों है। सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन बी
ए और सी, ऑप्शन सी, बी और डी, ऑप्शन डी, सी डी। इसका आंसर होगा बी सी। ऑप्शन ए बी सी बी डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बी और सी। एक्सप्लेनेशन। अमेजन बेसिन के बारे में निम्न कथन सत्य है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों समय समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है। रात के समय तापमान थोड़ा कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता उच्च बनी रहती है। अमेजन बेसिन के लोग टेपिओका, अनानास और शकरकंद उगाते हैं। कॉफी, मक्खा और कोको जैसी नकदी फसल भी उगाई जाती है। अमेजन बेसिन दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है जो अमेजन नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित किया जाता है। इस प्रकार कथन बी और सी सही है। क्वेश्चन 22। निम्नलिखित पृथ्वी पर आतपन की मात्रा में भिन्नता के निम्नलिखित में से क्या कारण है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना सही, ऑप्शन सी। सूर्य की किरणों का नतिकोण सही, ऑप्शन सी। दिन की अवधि, तीनों सही है। सही विकल्प का चयन करें। ए सही है। ऑप्शन बी, केवल ए और बी दोनों सही है। ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन सी, केवल ए सी सही है। ऑप्शन डी, ए बी सी डी तीनों सही है, सभी सही है। इसका आंसर होगा डी। एक्सप्लेनेशन। पृथ्वी पर आतपन की मात्रा में भिन्नता के निम्न कारण है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, सूर्य की किरणों का नतिकोण, दिन की अवधि। इस प्रकार दिए गए तीनों कथन सत्य हैं। आतपन सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। आतपन वह सौर विकिरण है जो सूर्य से पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है। क्वेश्चन 23। वायु दाब के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए, वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते सही। ऑप्शन बी, वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है, ये भी सही। अब देखो ऑप्शन ए और बी सही है तथा बी सही व्याख्या एक ही करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन। वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाता है किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते तथा वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। इस प्रकार ए तथा बी दोनों सही हैं तथा बी सही व्याख्या करता है ए की। धरातल पर या सागर तल के इकाई क्षेत्रफल के ऊपर स्थित वायुमंडल की समस्त परतों द्वारा समुद्र तल पर पकड़ने वाले भार को ही वायु दाब कहा जाता है। वायु दाब को मापने वाले यंत्र को बैरोमीटर वायुदाबी मापी कहा जाता है। क्वेश्चन 24। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सेल खनिज अवयवों के निश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूहन है। ऑप्शन बी, खनिज बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। ऑप्शन ए और बी सही है। ऑप्शन बी, ए और बी दोनों गलत है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन बी गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन बी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी।
एक्सप्लेनेशन। सेल खनिज अवयवों के निश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का समूह है। यह कथन गलत है तथा खनिज बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होता है। यह कथन सत्य है। खनिज के संदर्भ में सही कथन ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं। कुछ खनिज संरचना में कठोर होते हैं जैसे हीरे। खनिज दो प्रकार के होते हैं, धातु और अधातु। क्वेश्चन 25 रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरे। पेयरी क्या है? ऑप्शन ए चीतों का घर, ऑप्शन बी मवेशी पालने के लिए उपयुक्त जगह। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मवेशी पालने के लिए उपयुक्त जगह। एक्सप्लेनेशन। पेयरी मवेशी पालने के लिए उपयुक्त जगह है। पेयरी एक घास का मैदान है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। प्रेयरी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में विस्तृत शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को पेयरी के नाम से जाना जाता है। यह विशाल घास का मैदान अन्न भंडार है। प्रेयरी क्षेत्र गेहूं उत्पादन के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। क्वेश्चन 26 निम्नलिखित में से अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक है। बढ़ता नगरीकरण, ऑप्शन बी बेहतर होता जीवन स्तर, ऑप्शन सी बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन, ऑप्शन डी भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग। इसका आंसर है ऑप्शन ए, बी और डी। ऑप्शन ए बी डी। इसका आंसर है ए बी डी। इसका आंसर है ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन। अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का मुख्य कारण निम्न है। बढ़ता नगरीकरण, बेहतर होता जीवन स्तर, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ती जनसंख्या और बढ़ता औद्योगिकरण। क्वेश्चन 27 सबसे उचित विकल्प का चयन करें। भूमि उपयोग में परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों के बढ़ावा देती है क्योंकि ऑप्शन ए यह उस क्षेत्र के लोगों की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ा देता है, ऑप्शन बी यह आधुनिक मूल्यों और व्यवहार को विस्तार देता है, ऑप्शन सी यह स्थानीय प्राकृतिक संसाधन और उसकी व्यवस्था को प्रभावित करती है, ऑप्शन डी यह संरचनात्मक सुविधाओं को बढ़ाती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यह स्थानीय प्राकृतिक संसाधन और उसकी व्यवस्था को प्रभावित करती है। एक्सप्लेनेशन। भूमि उपयोग में परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को बढ़ावा देती है क्योंकि यह स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों और उसकी व्यवस्था को प्रभावित करती है। भूमि उपयोग परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक परिदृश्य को प्रत्यक्ष रूप से बस्तियां, वाणिज्यिक एवं आर्थिक उपयोग तथा वानिकी गतिविधियों जैसे मानव प्रेरित भूमि उपयोग के लिए परिवर्तित कर दिया जाता है। क्वेश्चन 28 किसी को एक छवि में बांधने का अर्थ है फोटो खींचना, ऑप्शन बी रूढ़िबद्ध धारणा बनाना, ऑप्शन सी विविधता की सराहना करना, ऑप्शन डी अंतर करना। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी रूढ़िबद्ध धारणा बनाना। एक्सप्लेनेशन। किसी को एक छवि में बांधने का अर्थ है रूढ़िबद्ध धारणा बनाना। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की एवं निश्चित धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। और जब इन रूढ़िबद्ध धारणाओं के अनुसार लोगों के साथ व्यवहार करने लगते हैं तो इसे भेदभाव कहते हैं। लड़कों में लड़कियों की तुलना में बहुत अधिक शैक्षणिक क्षमताएं होती हैं। यह रूढ़िबद्ध धारणा का उदाहरण है। क्वेश्चन 29 समानता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों ए तथा कारणों को पढ़ें।
कथन ए, समानता एक वास्तविकता बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष और सरकार द्वारा सकारात्मक कदम उठाए जाने की बहुत आवश्यकता है। कारण, क्योंकि समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा, यह स्वतः नहीं होगा। सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए तथा आर दोनों सही है और किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु आर सही है। इसका आंसर ए होगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन, समानता एक वास्तविकता बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष और सरकार द्वारा सकारात्मक कदम उठाए जाने की बहुत आवश्यकता है और समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा, यह स्वतः नहीं होगा। इसलिए दोनों कथन सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन 30, निम्न में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए, पंच को पंचायत क्षेत्र के वार्ड सदस्य के नाम से भी जाना जाता है, सही। ग्राम सभा के सभी सदस्य मिलकर पंचायत मुखिया को चुनते हैं, सही। ऑप्शन सी, ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। इसका सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन बी ए बी, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी ए बी सी, ये सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन, ग्राम सभा में पंच को पंचायत क्षेत्र के वार्ड सदस्य के नाम से भी जाना जाता है। ग्राम सभा के सभी सदस्य मिलकर पंचायत मुखिया चुनते हैं और ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। दिए गए तीनों कथन सही है। पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी राज्य के नागौर जिले में हुआ था। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। नोट, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। क्वेश्चन 31, राज्यसभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए, राज्यसभा के 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामांकित किए जाते हैं, गलत। प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किए जाते हैं। ऑप्शन बी, राज्यसभा के सदस्य का चुनाव विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं, सही। ऑप्शन सी, यह मुख्यतः संसद में राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करती है। ऑप्शन डी, इसकी लोकसभा द्वारा परिवर्तित नियमों की पुनरावृत्ति एवं परिवर्तन में भूमिका है। ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन ए और बी दोनों, ए और बी सी सही। ऑप्शन बी सी डी सही। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सी डी, तीनों सही है। एक्सप्लेनेशन, भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। वर्तमान समय में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, न कि प्रधानमंत्री द्वारा। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। यह मुख्यतः संसद में राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करती है। इसकी लोकसभा द्वारा
परिवर्तित नियमों की पुनरावृत्ति एवं परिवर्तन में भूमिका है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है तथा इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसलिए कहा जा सकता है कि कथन ए गलत है तथा शेष BCD सही है। क्वेश्चन 32, निम्नलिखित कॉलम 1 से सेवा शर्त को कॉलम 2 के जीविका से सुमेलित करें और उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कॉलम 1 कॉलम 2 वेतनभोगी कर्मचारी, इसका आंसर होगा शिक्षक 4th। वेतनभोगी कर्मचारी शिक्षक होगा। अनियमित काम बिना सेवा का मजदूर गृहिणी, इसका ए का 4 देख लो, ए का 4, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन, वेतनभोगी कर्मचारी होगा शिक्षक, अनियमित काम होगा निर्माण मजदूर और सब रोजगार होगा फुटपाथ ठेला दुकानदार, और बिना वेतन का मजदूर होगी गृहिणी। क्वेश्चन 33, व्यापारी और बुनकरों के बीच की व्यवस्था जहां व्यापारी बुनकरों को कच्चा माल देता है और उनसे तैयार माल प्राप्त करता है कहलाती है आयात निर्यात, ऑप्शन बी सहकारिता, ऑप्शन बी दादन व्यवस्था। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी दादन व्यवस्था। एक्सप्लेनेशन, व्यापारी और बुनकरों के बीच की व्यवस्था जहां व्यापारी बुनकरों को कच्चा माल देता है और उनसे तैयार माल प्राप्त करता है वह व्यवस्था दादन व्यवस्था कहलाती है। दादन व्यवस्था प्रणाली घरेलू स्तर पर निर्मित वस्तुओं को खरीदने और बेचने की एक पुरानी प्रथा है। इसे कुटीर उद्योग के रूप में भी जाना जाता है और आमतौर पर पूरा परिवार इस प्रक्रिया में मदद करता है। यह भारत के अधिकांश क्षेत्रों में बुनाई उद्योग में प्रचलित है। इसका आंसर सी होगा।